हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक जो है डिस्कस कर लिया था। तो हमने थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है वो कर दिया था। इसके साथ साथ हमने जो भी हमारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे मॉडर्न लर्निंग थ्योरी के बारे में कि जो मॉडर्न लर्निंग थ्योरीज़ है, जिन थ्योरीज़ के बारे में हम पिछली लेक्चर में भी बात कर रहे थे कि जो लर्निंग थ्योरी है वो कैसे इवॉल्व हुई, या उन थ्योरीज़ को हमने क्यों इवॉल्व किया, या किस तरह से जो है थ्योरी है वो टीचिंग और लर्निंग के बारे में हमें क्या बताती है कि लर्निंग का प्रोसेस है वो कैसे चलता है, हम कैसे लर्न करते हैं। तो बेसिकली जब ये सारा डिस्कशन हो रहा था तो उसके बाद से हमारे पास बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ आ गई थी। तो हमने उन थ्योरीज़ को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग दो क्लासेस में अलग अलग रख दिया। तो पहला था उनका जो हमारा लर्निंग थ्योरी है वो है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन टाइप ऑफ थ्योरी, एंड सेकंड है हमारा गेस्टाल्ट फील्ड और फील्ड कॉग्निशन टाइप ऑफ थ्योरी। तो फर्स्ट अगर हम बात करें स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन टाइप ऑफ थ्योरीज, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भी हमारा लर्नर होता है, जो उसका बिहेवियर चेंज होता है वो कब चेंज होता है, जब कोई भी हम स्टिमुलस किसी भी इंडिविजुअल को देते हैं तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ जो है रिस्पॉन्स वापस करता है। इसके अंदर हमने जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरीज को पढ़ा है, साथ में आपने वॉटसन की थ्योरी पढ़ी होगी, पेवलो का जो एक एक्सपेरिमेंट था डॉग के ऊपर वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो वो सारी थ्योरीज जो है हमारी किसके अंदर आ जाती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन टाइप ऑफ थ्योरीज के अंदर। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम पहले किसी को कुछ उद्दीपन देते हैं जिसके बेस पर क्या होता है कि वह एक पर्टिकुलर जो है रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि अगर हम पेवलो की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, जो डॉग है उसके लिए फूड को रखा था। तो जैसे ही वो फूड को देखता था और जब बैल को उसके साथ एसोसिएट किया गया था तो जो डॉग है उसके मुंह में क्या होता था, सलाइवा आता था। तो वो एक तरह का एग्जाम्पल किसका है, आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन टाइप ऑफ थ्योरी का। तो नेक्स्ट है हमारा गेस्टाल्ट फील्ड और फील्ड कॉग्निशन टाइप ऑफ थ्योरी। तो गेस्टाल्ट तो आपको पता है कि एज अ होल जब हम संपूर्ण तरह से किसी चीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं अपने परसेप्शन की, अपनी अंडरस्टैंडिंग की, तो यहाँ पर भी यही लिखा गया है कि जब कोई लर्नर होता है वो अपने एनवायरनमेंट में रहकर उसका जो परसेप्शन है उसका यूज़ करके, या उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसका यूज़ करके किसी कंक्लूज़न तक पहुँचता है। तो उस तरह की थ्योरीज़ को हम गेस्टाल्ट फील्ड की थ्योरीज़ के अंदर रखते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम एक तो हमारी गेस्टाल्ट थ्योरी ही आ गई जो हमारी वर्थमियर, कोफका, कोलर इन सब ने मिलकर दी थी। तो वो भी हमारी किसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर कॉग्निटिव टाइप ऑफ थ्योरी में। जैसे हमारी जीन प्याजे की थ्योरी हो गई तो वो भी हमारी इसके अंदर आ जाती है। तो इस तरह की जो थ्योरीज़ है उनको हम अलग से इसके अंदर रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जो हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे वो है हमारा थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो यहाँ पर जो थ्योरी है उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कनेक्शनिज्म यानी कि कोई कनेक्शन है किसी चीज़ का, और साथ ही साथ में क्या है, ट्रायल एंड एरर यानी कि गलतियाँ कर करके हम क्या करते हैं, बार बार हम प्रयास करके कहीं सही कंक्लूज़न तक पहुँच रहे हैं। तो इसकी जो थ्योरी है वो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने ही दी थी। इस थ्योरी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे जो है एनिमल है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे चिकन, साथ साथ में उन्होंने यहाँ पर रैट और साथ में कैट था यहाँ पर, ठीक है, रैट एंड कैट। तो जब इनकी थ्योरी की हम बात करते हैं तो इनकी थ्योरी एक तरह से हम मान सकते हैं कि इनकी थ्योरी का जो बेस था मोस्टली उन्होंने कुछ एक जो एनिमल है उनके ऊपर ही किया था। तो उस टाइम पे साथ साथ में ही एक जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहे थे कि जो एनिमल पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इक्वली एप्लीकेबल होते हैं ह्यूमन बींग्स पे भी। तो इस तरह से जो है उस टाइम बहुत सारे ऐसे जो है एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो उसी टाइम पर ये भी क्या करे थे, 1794 से 1857 के बीच की बात है जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे अपना। तो सबसे पहले इन्होंने भी क्या किया कि एक कैट को लिया और उसको डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन के अंदर रखा। बहुत सारी लर्निंग सिचुएशन को इन्होंने अच्छे से एनालाइज किया, पढ़ा, और उसके बाद इन्होंने कुछ एक जो लॉज है उनको दिया। तो उसी लॉज को इन्होंने नाम दे दिया था कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर लर्निंग। और इसके साथ साथ इनकी जो थ्योरी है उसको बॉन्ड साइकोलॉजी और सिंपल कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके साथ हम क्या इसको और कहते हैं। तो
तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ही पुट द हंग्री कैट इन अ पजल बॉक्स। सबसे पहले इन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया जिसके अंदर क्या कर दिया, इन्होंने एक जो कैट है उसको रखा। तो एक इन्होंने इस तरह का बॉक्स लिया था बेसिकली, तो उसमें साथ में यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर दी थी और यहाँ पे एक लैच लगा दिया था। लैच यानी कि हम कहेंगे कि कुंडी लगा दी थी, ठीक है। और यहाँ पर कैट अंदर रख दी थी, जैसे ये हमारी कैट है। और बाहर यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने उसको स्टिमुलस करने के लिए जो है वो साथ में कुछ फूड रख दिया था। तो यही एक पूरा इस बॉक्स को ही हम क्या कहते हैं, पजल बॉक्स कहते हैं। तो देयर वॉज ओनली वन डोर फॉर एग्जिट, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दरवाज़ा था। जैसे हमारा जो बॉक्स था, ये हमारा अगर बॉक्स है तो ये मान लो यहाँ पर एक दरवाज़ा था, वहीं से ही वो क्या हो सकती थी, वो बाहर आ सकती थी। वो कब बाहर आएगी, जब वो करेक्टली मैनिपुलेटिंग और लैच का मतलब होता है कुंडी। जब वो क्या करेगी, सही तरीके से जो है इस कुंडी को खोलेगी। और फिश वॉज प्लेस्ड आउटसाइड, तो यहाँ पर एक कटोरे के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, फिश को रख दिया। द स्मेल ऑफ फिश वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर। अब यहाँ से जो स्मेल जा रही थी फिश की, तो वो एक कैट के लिए किसका काम कर रही थी, स्टिमुलस का काम कर रही थी या मोटिवेशन का काम कर रही थी। टू कम आउट ऑफ द बॉक्स, तो जब भी कोई भूखा इंसान होगा या भूखी कैट होगी तो वो क्या करेगी, वो फूड तक पहुंचने का ट्राई करेगी। तो कैट भी वैसे ही कुछ ट्राई करने यहाँ पर लगी थी। द स्मेल ऑफ फिश वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फॉर द हंग्री कैट टू कम आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पर भी यही लिखा गया है एज अ रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, द कैट मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू कम आउट ऑफ द बॉक्स। तो कैट ने क्या किया, सारे जो भी पॉसिबल उससे एक तरह से हम कह सकते हैं जितने भी वो एफर्ट डाल सकती थी वो सारे डाले उसने, जो ताकि वो क्या कर सके, फूड तक पहुंच सके। अगर हम बात करें कि थॉर्नडाइक ने इस बारे में क्या लिखा था या उन्होंने इसके बारे में खुद से जो चीज़ लिखी थी, वो यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी थी जब ये इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे। तो वो क्या थी, द सिचुएशन इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द थॉर्नडाइक 1911 हिमसेल्फ हैज़ इट ट्राई टू स्क्वीज थ्रू एनी ओपनिंग एंड क्लोज टू एवरीथिंग इट रीच्ड। तो सबसे पहले ये क्या कर रही थी, ये कोशिश कर रही थी दबाने की, किसको, अपने नाखूनों के द्वारा बाहर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अपना हाथ जो है वो अपने जो इसके टांगे हैं उनको बाहर निकाल के उसको जो फूड बाहर रखा गया था उसको खाने की कोशिश कर रही थी। तो इन द वे, तो इस वे में इसने क्या किया था, इट मेड अ नंबर ऑफ रैंडम मूवमेंट। उसने बहुत सारी कोशिश की, कभी वो अपना सर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, कभी अपने जो उसके हाथ पैर हो गए उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। तो इसी तरह से जो रैंडमली एक मूवमेंट इसने की, तो बाय चांस क्या हो गया, जो कुंडी थी, लैच थी, वो क्या हो गई, खुल गई। तो इस तरह से ये ट्राई कर रही थी और बहुत सारी मिस्टेक्स के बाद इसने एक सही जो है रिस्पॉन्स दिया था। That cat came out and got its reward response in due। अब क्या हो गया कि अब इसने क्या कर दिया, जब लैच खुला तो ये बाहर आई, तो रिवॉर्ड के रूप में इसको क्या मिला, खाना मिला, है ना। तो ये इसका रिस्पॉन्स था, किसके लिए, स्टिमुलस के लिए था, जब उसने डोर खोल दिया था। ठीक है, इस तरह से क्या होता है विद, अब बाद में जब इसको दोबारा से डाला गया तो ये बाद में उतनी ज़्यादा मिस्टेक नहीं कर रही थी, तो ईजिली लैच को ये ओपन कर पा रही थी या कुंडी को खोल पा रही थी। तो यहाँ पर भी हमने वही सब मेंशन किया गया है। ड्यू टू द कोर्स द कैट वाज एबल टू ओपन द डोर विदाउट एनी एरर और इन अदर वर्ड लर्न द वे टू ओपन द डोर। तो बाद में क्या कर रही थी, इजीली इसने क्या कर दिया था, वहाँ पर लर्न कर दिया था, सीख लिया था दरवाजे को खोलना। तो थॉर्नडाइक ने इसको क्या कहा था, लर्निंग बाय सिलेक्टिंग एंड द कनेक्टिंग। तो इस थॉर्नडाइक ने इस पूरी सिचुएशन को एक टर्म में ये कहा था। तो ये भी डायरेक्ट यहाँ से जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर सारे ही मैंने मेन जो पॉइंट है वो उठाकर लिखे होते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ही क्या कहा था, ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहा था। तो इनका क्या मानना था कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे इनकरेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत सारे जो है मिस्टेक करते हैं, और उसके बाद हम बहुत ट्राई करने के बाद एक करेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। और करेक्ट सॉल्यूशन पर पहुंचने के बाद अगर हमें दोबारा से उसी सिचुएशन में डाला जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को इन्होंने क्या कहा था, लर्निंग बाय सिलेक्टिंग और कनेक्टिंग। ठीक है,
and it provide an opportunity for the selection of the proper response and the connect or associate them with adequate stimuli। और साथ में क्या करते हैं कि हमें जब कोई स्टिमुली दी जाती है तो उसका हम सही जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसी के रेफरेंस में जो है थॉर्नडाइक ने एक चीज़ लिखी थी, तो वो क्या लिखा था इन्होंने, लर्निंग इज़ कनेक्टिंग। तो लर्निंग इज़ कनेक्टिंग इन्होंने किसके रेफरेंस में लिखा था, इस पूरे जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसके संदर्भ में। तो एट द एंड जो इसका पूरा रिज़ल्ट निकला था, तो वो रिज़ल्ट क्या था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हमारा दिमाग क्या करता है, एक तरह से कनेक्शन बिठाता है हमारे नर्व सिस्टम और स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच में। तो इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, एक करेक्ट जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसी को ही इन्होंने क्या कहा था, बॉन्ड साइकोलॉजी कहा था। ठीक है, तो बॉन्ड साइकोलॉजी भी जो है वो थॉर्नडाइक ने किसको कहा था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को। तो इसी के बेस पर इन्होंने कुछ एक लॉज की बात की थी, तो वो कौन कौन से थे उनको देखते हैं। अब फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। तो रेडीनेस का मतलब है तैयारी का सिद्धांत। अब तैयारी किस चीज़ की करनी है, द लर्नर स्टेट ऑफ पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। अब जो लर्नर का स्टेट है कि वो किस स्थिति में है, जो अभी लर्नर है वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं है, जो चीज़ हम उसको करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्टली इसी चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चा जो है वो फिजिकली कितना एक्टिव है, मेंटली उस चीज़ को समझने के लिए प्रिपेयर है, या उसका जो अभी इमोशनली वो स्टेबल है, या मोटिवेटेड वो कितना फील कर रहा है किसी चीज़ को सीखने के लिए। अब अगर कोई बच्चा जो है क्लासरूम में, आपने देखा होगा जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अगर हम साइंस का एग्जाम्पल ले, तो अगर हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट या मॉडल क्लास में ले जाते हैं तो बच्चे उस टाइम पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी कि उनका क्या हो जाता है, वहाँ पर प्रेपरेशन फॉर एक्शन हो जाती है, वो तैयारी के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो खुशी से पढ़ रहे होते हैं, वो एकदम मोटिवेटेड फील करते हैं। तो जब भी वो एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी के साथ पढ़ेंगे, तो उनकी जो लर्निंग है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होगी। जब भी बच्चा एकदम तैयारी करेगा पढ़ने के लिए, यानी कि खुश होगा पढ़ते बार, या वो एक तरह से उनकी जो मेंटल स्टेट है वो एकदम स्टेबल रहेगी, तो वो क्विकली चीज़ों को समझ पाएगा, और जो ग्रेटर सेटिस्फेक्शन है वो उसको उस चीज़ से मिलेगी। इसके रिस्पॉन्स में अगर हम, कई बच्चों को जो है किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो क्या करता है, या कई बच्चे बीमार होते हैं क्लासरूम में, तो उनका ध्यान कहाँ होता है, अपनी बीमारी पर ही होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अच्छे से उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और उनके सामने अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको भी वो मिस कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉ ऑफ अफेक्ट। अफेक्ट यानी कि प्रभाव का सिद्धांत, जैसे कि इट मीन्स दैट लर्निंग टेक प्लेस बाय प्रॉपरली व्हेन इट रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन and the learner derive pleasure out of it. In the situation when the child meet failure or dissatisfaction, the progress on the path of learning is blocked. तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है कि अगर प्रॉपरली किसी को किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसको खुशी मिल रही है, तो वो क्या होगा, तो वो चीज़ को बार बार करेगा। अगर वो किसी चीज़ में फेल हो रहा है, उसको डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, तो वो क्या करेगा, उस लर्निंग के प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, उसे सीखना बंद कर देगा। तो यहाँ पर वही है कि लॉ ऑफ अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब, जैसे आप इसमें मोस्टली जो एक एग्जाम्पल हम सुनते आ रहे हैं वो क्या रहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कहीं कॉलेज था, वहाँ आसपास कोई कैंटीन थी, वहाँ पे जाके आपको कोई एक जो है मान लो आपको समोसे या कुछ और चीज़ें थी, वो आपको बहुत पसंद थी, तो आप बार बार वहाँ जाओगे, क्यों, लॉ ऑफ अफेक्ट, क्योंकि उसको देख के आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लेजर मिलता है। ठीक है, अगर इसी के कंपैरिजन में अगर आप कहीं ऐसी जगह पे गए जहाँ पर आपने कुछ खाया और वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप दोबारा वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे, यानी कि आपकी जो लर्निंग है वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। एंड थर्ड है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या हो गया, प्रयास करना है। लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज, इसके अंदर दो सब टाइप आते हैं लॉ ऑफ यूज़। अब यूज़ का मतलब क्या हो गया कि आप जिन चीज़ों को बार बार करते हैं उस चीज़ में आपका क्या होती है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब कई सिचुएशन है जैसे कि आप उसको काफ़ी टाइम बाद कर रहे हैं, तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, डिसयूज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर की टाइपिंग करते थे, ठीक है, तो जिस टाइम पे तो आप उस टाइपिंग को रेगुलर कर रहे थे, तो आपकी टाइपिंग कैसी हुई थी, एकदम बेस्ट हो गई थी। अब आपने
2-3 महीने टाइपिंग बंद कर दी, उसके बाद आप दोबारा से टाइपिंग कर रहे हो अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगी, आपकी जो कार्य करने की क्षमता होगी वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब भी वही है, ठीक है। अब बाद में इन्होंने जो सेकंड और थर्ड लॉ है उसको रिवाइज़ किया था और अपनी ही जो स्टेटमेंट है उससे चेंज कर दिया गया था। और इन्होंने यहाँ पर फिर बात की थी रिवॉर्ड की, ठीक है, कि अगर हमें कोई भी मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें साथ में क्या देना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो इसकी इन्होंने बात कर दी थी। तो इस तरह से जो इनका, और साथ में इन्होंने पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की यहाँ पर जो है मेन बात की थी। तो अगर हम बात करें पनिशमेंट और रिवॉर्ड की, तो वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था, वो आपका फर्स्ट टाइम इनकी ही थ्योरी में स्टार्ट हुआ था। और एजुकेशन थ्योरी में भी इन्होंने ही सबसे पहले जो है ये कंसेप्ट लाया था, ठीक है, कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात इन्होंने की थी। तो पनिशमेंट को तो हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरह ही देखते हैं, बट जो रिवॉर्ड है उसको हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह यहाँ पर लेकर चलते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ एक और लॉज की बात की थी, जैसे लॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स और वैरिड रिएक्शंस। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है सिंपली, कि आप जितनी बार जो है रिस्पॉन्स, बहुत सारे आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद जाकर आप एक सही रिस्पॉन्स पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल यही हो गया। लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एटीट्यूड का मतलब क्या है कि आपका जो है, आप किस तरह से किसी चीज़ को देख रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस चीज़ को लेके। अगर आपका हेल्दी एटीट्यूड होगा किसी चीज़ को लेकर तो आप वहाँ पर अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आपका जो एटीट्यूड है या आपका सेट माइंड, जो माइंड सेट कह सकते हैं, वो आपका सही नहीं है किसी भी परफॉर्मेंस या किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, तो आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते। लॉ ऑफ एनालॉजी यानी कि समरूपता का क्या कहेंगे इसको हम, समरूपता का जो लॉ होता है, ठीक है। अब समरूपता क्या हो गया कि अगर आपने सिमिलर सिचुएशन में कुछ काम कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को इजीली कर पाएंगे। जैसे कि आपको पहले बाइक चलानी आती थी, बाद में आपने जो है वो गाड़ी चलाना सीख लिया, तो क्या हो गया कि आपको वो समरूप लग रही है, एनालॉगी लग रही है, तो आप उस काम को जो है जल्दी सीख जाएंगे। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब भी क्या है यहाँ पर कि हम रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स देंगे। जब हमारे पास एक अच्छी स्टिमुली होगी, यानी कि हम जो हमें स्टिमुली दी जा रही है उससे सेटिस्फाई होंगे, तभी हम क्या करते हैं, एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो स्टिमुली पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह का जो है वो रिस्पॉन्स देंगे। तो आई थिंक आपको पूरा यहाँ तक जो इनका लॉ है वो समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी थी, जैसे कि आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में मोस्टली आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो मैथ्स के फॉर्मूलेज होते हैं या न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको ट्रायल एंड एरर के मेथड से ही वो क्या कर पाते हैं, ईजिली सीख पाते हैं। और आपका जो सेकंड इसमें आ जाएगा वो है डिस्कवरीज़। अब डिस्कवरीज़ में बच्चों को क्या होता है, वहाँ पर भी सेवरल उनको जो फील्ड वर्क करने पड़ते हैं, उसमें भी बहुत सारे ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हम वहाँ पर इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इसके अंदर जितने भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने बता दिए हैं। तो आपने इसे मोस्टली याद रखना है कि इसको हम सिमुलस रिस्पॉन्स, एसआर थ्योरी, कनेक्शनिज्म, साथ में बॉन्ड थ्योरी, इस तरह से अलग अलग नाम से जानते हैं।